पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भारतीय ज्ञान परंपरा के आद्य पुरुष और संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र के आज के 40वें व्याख्यान में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा संकल्प है, हम अष्टाध्यायी का स्वाध्याय 84 घंटे में संपन्न करेंगे। अब तक हमने जितना स्वाध्याय किया है उसमें आधे तक पहुंचे हैं। अर्धम अवसितम भारस्य, अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र का आधा भाग लगभग पूरा हो रहा है। विगत 39वें पाठ में हमने 2 सूत्र पढ़े थे, हेतुमति च और कण्वादिभ्यो यक। आज 40वें व्याख्यान में हम और 2 सूत्र पढ़ेंगे, साथ में रूप सिद्धि प्रक्रिया की भी थोड़ी बात करेंगे। तो गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः, एक यह सूत्र, और दूसरा सनाद्यंता धातवः, ये सूत्र भी आज हम पढ़ेंगे। गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः, यह विधि सूत्र है। इसमें 2 पद है। पंचमी विभक्ति बहुवचन का एक पद है, प्रथमा विभक्ति का एक पद है। पंचमी विभक्ति वाला पद इतरेतर द्वंद्व समास वाला है, अर्थात गुपु 1, धूप 2, विच्छी 3, पणि 4 और पनी 5, इन 5 धातुओं को मिला करके शब्द बनाया है गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्यः। ये भी संस्कृत भाषा की एक विशेषता है। आप कल्पना कीजिए कि एक गांव के अंदर 100 आदमी रहते हैं। 100 आदमियों का नाम बोल दीजिए और पीछे प्रथमा विभक्ति बहुवचन रख दीजिए, तो वो सारे गमन क्रिया, पठन क्रिया, दर्शन क्रिया के कर्ता हो जाएंगे। 100 नाम बोल दीजिए, सबसे अंत में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग कर दीजिए। गांव में रहने वाले 100 व्यक्ति कर्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा शायद दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। इसलिए संस्कृत की इस विशेषता को भी हम ध्यान में लेंगे। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, धातो हो प्रत्यय परश्च। धातो हो पंचमी एक वचन है, गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्यः पंचमी बहुवचन है। सूत्रस्थ पद में बहुवचन होने के कारण अनुवृत्ति से आने वाले एक वचन वाले पद में भी बहुवचन कर देंगे, क्योंकि हमें सूत्रगत पद में जो वचन है उस वचन के अनुरूप धातु का भी वचन कर देना है। तो धातु हो ये अनुवृत्त पद धातुभ्यः के रूप में दिखाई देगा। आयः एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रत्यय भी एक वचन में ही रहेगा। पर मानो की 2 प्रत्यय हो और द्विवचन में पद हो, तो प्रत्यय ये एक वचन का पद भी प्रत्ययौ
इस तरह से द्विवचन में चला जाएगा। प्रत्यय बहुवचन में होगा तो प्रत्ययाः यह भी बहुवचन में हो जाएगा। ये भी परिवर्तन की प्रक्रिया हमें ध्यान में रखनी है। तो पाणिनि के मुख से उच्चरित पद है उपु धूप विचि पणि पनिभ्यः धातुभ्यः आयः प्रत्ययो भवति। भवति क्रियापद केवल हमने अपनी ओर से डाला। परश्च और जो प्रत्यय होता है वो पर में होता है। इतना सरल सूत्रार्थ अब हमें अपने आप समझ में आना चाहिए। तो गुप धूप गुपु धूप विच्छ पण पन इत्येतेभ्यः धातुभ्यः आयः प्रत्ययो भवति। हिंदी में अनुवाद है गुपु धूप विच्छी पणी पनी इन धातुओं से आय प्रत्यय होता है। इतना स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो पढ़ करके एक और बोध भी हमको हो जाना चाहिए जो बिटवीन द लाइंस है। क्या है वो? मैंने आपको बताया था कि हम किसी से भी कोई प्रत्यय लाते हैं तो प्रत्यय का अपना अर्थ होता है, पर जिस सूत्र में जहां पर प्रत्यय का अर्थ बताना होगा वहां सप्तमी विभक्ति वाला एक पद रखा जाएगा और जहां पर सूत्र में भी सप्तमी विभक्ति का पद नहीं है और अनुवृत्ति से भी कोई सप्तमी विभक्ति का पद नहीं आ रहा है, दोनों स्थान पर सप्तमी विभक्ति अनुपस्थित है, तो समझ लेना चाहिए कि जिस प्रत्यय का विधान किया जा रहा है वह प्रत्यय स्वार्थ में है, अर्थात प्रकृति का और प्रत्यय का दोनों का अर्थ एक ही है। तो दो प्रकार की व्यवस्था आपको याद रखनी है, प्रकृति का अपना अर्थ, प्रत्यय का अपना अर्थ। जब इस प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ में भिन्नता होगी, दोनों के अपने अपने अर्थ होंगे, तो प्रत्यय के अर्थ को कहने के लिए सप्तमी विभक्ति का पद आएगा। पर यदि प्रत्यय के अर्थ को कहने के लिए सप्तमी विभक्ति का पद नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि स्वार्थ में प्रत्यय विधि किया गया है। तो यहां पर भी कोई सप्तमी विभक्ति का पद नहीं। ये व्यवहारे स्तुतौ ये जो सप्तमी विभक्ति के पद है वो तो पण धातु के अर्थ को कहने वाले हैं। धातु पाठ है, धातु पाठ में से ये धातु ले आए, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो देखिए गुपु धातु से आय प्रत्यय होगा वो स्वार्थ में होगा, अर्थात गुपु धातु का जो अर्थ है वही अर्थ आय का होगा, नया कोई अर्थ नहीं आएगा। इस बात का स्मरण रखते हुए उदाहरण देखेंगे। गुप, गुपु में से गुप बाकी रहेगा, धूप में से धूप, विच्छी में से विच, पणी में से पण और पनी में से पन। सूत्र में जो स्वर दिखाई देते हैं उन स्वरों की इत संज्ञा हो जाती है। वो आज हम रूप सिद्धि प्रक्रिया में एक बार फिर से देखेंगे। तो रक्षण अर्थ वाले गुप धातु से आय प्रत्यय हो गया तो बना गोपाय। गुप भी धातु था, उस धातु संज्ञा के फल के रूप में आय प्रत्यय हुआ, शब्द बना गोपाय।
और इस गोपाय की भी धातु संज्ञा होती है। तो बस हम इसके बाद के सूत्र से पढ़ेंगे। और गोपाय धातु बन गया तो वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में रूप बनता है गोपायति। तो आय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। गुप धातु का अर्थ है रक्षा करना, आय का अर्थ भी रक्षा करना है। गोपायति क्रियापद बना तो अर्थ हुआ रक्षा करता है। धूप का अर्थ है पीड़ा देना, उससे भी आय प्रत्यय हुआ धूपाय, धूपायति पीड़ा देता है। विच्छी धातु का अर्थ है गमन, गति करना, आय प्रत्यय स्वार्थ में हुआ विच्छाय, विच्छायति चलता है। पण दो अर्थ में है, स्तुति के अर्थ में है और व्यवहार के अर्थ में है। इन दोनों अर्थों में आय प्रत्यय हो जाएगा पन आय पणाय, पणायति स्तुति करता है या फिर व्यवहार करता है। व्यापार के संदर्भ में भी आपण, आ उपसर्ग पूर्वक पण धातु का बना हुआ शब्द है आपण, इसका अर्थ है दुकान। पणायति का अर्थ है व्यवहार करता है, अर्थात ग्राहक को वस्तु देता है और ग्राहक के पास से रुपये लेता है, वो भी पणायति है। पन धातु का अर्थ भी पण की तरह ही है, केवल न और न का भेद है। ये दो उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत कभी लोक भाषा थी। कुछ प्रांतों में, कुछ बिरादरी में, कुछ स्थान पर पणायति बोलते थे, ण बोलते थे, और कुछ लोग न बोलते थे। ण और न का फर्क था, ये उच्चारण भेद था। दोनों का अर्थ तो दोनों जगह पर एक समान ही था। तो ये ण और न, ये भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण व्यवहारिक वाग व्यवहार की भाषा में ही अंकित होता है। जैसे हम लोग सूरत बोलते हैं, पर नवसारी और सूरत के ग्राम्य विस्तार के लोग हूरत बोलते हैं। तो सूरत और हूरत ये दोनों शब्द डिक्शनरी में तब आएंगे जब सूरत शब्द का प्रयोग संभाषण में होता है। इसी तरह से पणायति और पनायति केवल मात्र न और न का भेद संस्कृत के किसी जमाने में वाग व्यवहार की भाषा होने का प्रमाण है, प्रमाण माना जा सकता है। इतना कहकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत महत्व का सूत्र है सनाद्यंता धातवः। इस सूत्र को पढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार आपको बहुत ही मूल्यवान बात कहता हूं। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द या तो धातु में से बने हैं या प्रातिपदिक में से बने। एक बात। दूसरी बात, धातु किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में अष्टाध्यायी के अंदर धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं मात्र। एक भुवादयो धातवः, जिस सूत्र को हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा आज हमारे सामने आया है सनाद्यंता धातवः। तो धातु से जितने भी प्रत्यय होंगे
वो धातु दो सूत्रों से पाणिनि ने अनुशासित किए, एक भुवादयो धातवः और दूसरा सूत्र है सनाद्यंता धातवः। भुवादयो धातवः यह पहले अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है और बहुत लंबे समय के बाद तीसरे अध्याय के पहले पाद के तीसरे क्रमांक पर सनाद्यंता धातवः इस सूत्र को रखा गया। दूसरे जो पद हैं संस्कृत भाषा में वो प्रातिपदिक से जन्म लेते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र दो हैं, दोनों सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम, और उसी सूत्र के नीचे तुरंत कृत तद्धित समासाश्च, ये दो सूत्र है। तो धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र, ये चार सूत्र रूप सिद्धि प्रक्रिया का मूल है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में बोले जाने वाले वाक्यों में जो जो पद प्रयुक्त होते हैं उन सारे पदों के माता और पिता एक तो प्रातिपदिक है और दूसरे धातु है। धातु से जन्म लेने वाले शब्द हैं और प्रातिपदिक से जन्म लेने वाले शब्द हैं जिनको पद कहा जाता है, और वो संस्कृत वाक्य में प्रयुक्त होते। इस दृष्टि से भी ये चौथा और अंतिम सूत्र हम पढ़ रहे हैं। तो चार सूत्रों को हमेशा याद रखना है। धातु के संदर्भ में भुवादयो धातवः और सनाद्यंता धातवः, और प्रातिपदिक के संदर्भ में अर्थवद अधातुः अप्रातिपदिक अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। ये चार सूत्र प्रत्येक रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कहीं न कहीं आकर के उपस्थित रहेंगे। तो मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि पाणिनि सार्वत्रिक दृष्टि देते हैं। आज हमारी ये आंखें संस्कृत भाषा की समस्त वाक्यावली में जितने भी पद हैं उन सारे पदों को या तो धातु से उत्पन्न होने वाले पदों के रूप में देख रही हैं या तो प्रातिपदिक से उत्पन्न होने वाले पदों के रूप में देख रही है। वैसे ये दृष्टि तो पाणिनि व्याकरण न पढ़ने वाले लोगों की भी होती है, हो सकती है। हम उससे एक कदम आगे इसलिए है कि हमें मालूम है कि प्रातिपदिक क्या है। अर्थात हमने दो सूत्र पढ़ लिए हैं, अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः और कृत तद्धित समासः। और धातु कौन है इसकी जानकारी भी हमारे पास है, भुवादयो धातवः और सनाद्यंता धातवः। जिन्होंने पाणिनि नहीं पढ़ा उनके पास से जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है इसलिए प्रातिपदिक के रूप में, धातु के रूप में उनके पास जितना भी बोध है, ज्ञान है, वो संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। हमारा बोध, हमारा ज्ञान आज संपूर्ण बन रहा है। इसलिए आज का यह क्षण इस सूत्र को पढ़ते समय हमारे सौभाग्य की संपूर्ति करने वाला क्षण है। तो आइए इसको क्रमशः पढ़ते हैं। इस सूत्र का प्रकार संज्ञा सूत्र है, सनाद्यंता धातवः। फिर से हमको स्मरण हो गया कि संज्ञा सूत्रों में आचार्य पाणिनि संजी पद को और संज्ञा पद को हमेशा प्रथमा विभक्ति में रखते हैं।
अर्थ करते समय हम संजी वाले पद में षष्ठी विभक्ति समझ सकते हैं और संज्ञा को प्रथमा विभक्ति में ही रख सकते हैं। सनाद्यंता ये संजी है और धातव यह संज्ञा है। धातु ये नाम है और जिसका नाम है उसको बताने के लिए सनाद्यंता पद है। सनाद्यंता पद का समास थोड़ा देख लेने जैसा है। सन आदिर येषाम ते सनादय। सन है आदि में जिसके, उसको सनादि कहते हैं। वो अनेक है इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया। सनादय अंते येषाम ते सनाद्यंता। सन वगैरह जिसके अंत में है उसको सनाद्यंत कहते हैं। ये सनाद्यंत भी अनेक है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। सूत्रार्थ में और स्पष्टता होगी। सूत्रार्थ सनाद्यंता समुदाया धातु संज्ञका भवन्ति। सन आदि प्रत्यय है अंत में जिस शब्द के, उस सनाद्यंत समुदाय की धातु संज्ञा होती है। एक बार और पढ़ लेते हैं, इसकी विशेष स्पष्टता दूसरी स्लाइड में हम करेंगे। सन वगैरह प्रत्यय जिसके अंत में रखे गए हैं, ऐसे शब्द के समूह की धातु संज्ञा होती है। समूह का मतलब गुपु जैसी एक प्रकृति और आय प्रत्यय दोनों मिलकर के जो गोपाय बना, वो सनाद्यंत समुदाय है। तो आप चाहें और आपके पास समय की अनुकूलता हो तो सनाद्यंत समुदाय की एक सूची भी बना सकते हैं। सन प्रत्यय है जिसके अंत में, क्यच प्रत्यय है जिसके अंत में, क्यंग प्रत्यय है जिसके अंत में, निच प्रत्यय है जिसके अंत में, इस प्रकार से। उदाहरण के रूप में चिकीर्षति, पुत्रियति, पुत्र काम्यति, कारयति इत्यादि प्रयोग है। चिकीर्ष ये सनाद्यंत रूप है, सनाद्यंत समूह है। मूल में क्रिय धातु था, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हो गया, चिकीर्ष बना और चिकीर्ष समुदाय की धातु संज्ञा हुई, इसलिए वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चिकीर्षति बना। मूल शब्द है पुत्र प्रातिपदिक, उससे द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय आया अम। द्वितीयांत पुत्र शब्द से आचार अर्थ में यह प्रत्यय आ गया तो शब्द बना पुत्रीय। इच्छति अर्थ में यह प्रत्यय आ गया तो शब्द बना पुत्रीय। ये पुत्रीय समुदाय की भी इस सूत्र से धातु संज्ञा हो गई, इसलिए लट लकार अर्थात वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का रूप बना पुत्रीयति। इसी तरह से पुत्र काम्यति और कारयति रूपों को देखना है। स्मर्तव्य है कि गुप पिज किद्भ्य सन, ये तीसरे अध्याय के पहले पाद का वैसे 5वां सूत्र है, पर याद रखिए सबसे पहले अष्टाध्याय में सन प्रत्यय का विधान किया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि अष्टाध्याय में पाणिनि ने सबसे पहले किस प्रत्यय का विधि किया है, तो वो प्रत्यय है सन। फिर 3-1-5 नंबर के सूत्र में सन प्रत्यय का विधान किया, वहां से लेकर के 3-1-30 तक अर्थात
गुपु धुपु विच्छि पणि पनिभ्य आयः, इस 28वें सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, जैसे कि क्यच, काम्यच, क्यंग, णिंग, णिच आदि, उन्हें सनादि शब्द से कहा गया है। तो सनादि में कितने प्रत्यय आते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का संख्या के रूप में उत्तर देना और उनकी गिनती देना, ये आपका कर्तव्य है, आपका गृह कार्य है। दूसरी बात, ये सन आदि प्रत्यय है अंत में जिस शब्द के। तो ऐसे शब्द कितने हैं? कुछ जगह पर संपूर्ण धातु है, संपूर्ण प्रातिपदिक है। कुछ सूत्रों में धातुओं को गिना दिया गया है, प्रातिपदिक को गिना दिया गया है। तो जितने भी शब्द हैं उनकी 4 कैटेगरी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो सभी धातुएं और दूसरे सभी प्रातिपदिक। जैसे इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय सभी धातुओं से होगा। होने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, वहां कोई विशेष धातु से सन प्रत्यय होता है ऐसा नहीं। ऐसे ही उपमानादाचार्य, जो भी प्रातिपदिक उपमान बन सकता है, उस उपमान वाचक प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया है। उसमें प्रातिपदिक गिनाए नहीं है कि इतने ही प्रातिपदिकों से प्रत्यय हो। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जैसे सत्याप, पाश, इस सूत्र के अंदर सत्याप, पाश, ये कुछ गिने चुने प्रातिपदिक बताए और अंत में चुरादिभ्य णिच ऐसा कह करके चुरादि गण पठित कुछ धातुओं से ही णिच प्रत्यय कहा गया है। तो 4 बात हो गई। सभी धातुओं से होने वाले प्रत्यय एक, सभी प्रातिपदिक से हो सकने वाले प्रत्यय 2, सत्याप आदि प्रातिपदिकों से, आदि नियत प्रातिपदिकों से होने वाला णिच प्रत्यय, और चुरादिगण पठित नियत धातुओं से होने वाला णिच। अभी आज हमने जिस सूत्र को पढ़ा, उपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य, यह भी 5 धातुओं से आय प्रत्यय करता है। तो 5 धातु नियत है। इसके अतिरिक्त छठी धातु से आय प्रत्यय। सबसे पहला सूत्र था गुप तिज किद्भ्यः सन। इसमें भी गुप तिज कित, ये 3 की गिनती की गई है। तो सभी से सन नहीं करता, 3 से सन करता है। तो इस प्रकार से जितने भी सन आदि प्रत्यय है अंत में जिसके ऐसे शब्द हैं, उन सारे शब्द समूह की धातु संज्ञा हो जाती है। पहली बात, सन वगैरह प्रत्यय का अर्थ सनादि शब्द से कहा गया है। सनादि प्रत्यय अंत में जिसके है उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, धातु संज्ञा होने पर धातु संज्ञा का फल भी मिलता है। और वो फल क्या है? धातु हो के अधिकार के नीचे जो लंबा चौड़ा प्रत्यय विधि किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से तिंग प्रत्यय है और कृत प्रत्यय है, वो सब प्राप्त होते हैं। ध्यातव्य है कि इस सनादि प्रत्यय विधि के प्रसंग में
लोहित, भृश आदि प्रातिपदिकों से तथा पुत्र आदि सुबंतों से भी प्रत्यय विधि किया गया है। लोहित, भृश ये गिने हुए प्रातिपदिक और पुत्र एक गिना हुआ प्रातिपदिक नहीं है, जिससे भी आप अम प्रत्यय ला सकते हैं। उन सारे अम प्रत्यांत सुबंतों से प्रत्यय विधि किया गया है। इस प्रत्यय विधि के हो जाने पर उस प्रत्यांत शब्द की इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है। फलतः कुछ प्रातिपदिक भी धातु संज्ञक बन जाते हैं। इन्हें नाम धातु कहा जाता है। इनसे भी धातु संज्ञा के फल के रूप में धातो हो इस सूत्र के, इस अधिकार सूत्र के नीचे जो प्रत्यय विधि कहा गया है वह प्राप्त होता है। जैसे कि अब हम रूप सिद्धि प्रक्रिया का थोड़ा सा अंश देखेंगे। अभी हमने जिस सूत्र को पढ़ा, गुपु धुपु गुपु धूप विच पणि पनी भी आय, उसमें गुप धातु से आय प्रत्यय होकर के क्रियापद बनता है गोपायति, अर्थात रक्षा करता है। ये गोपायति पद कैसे सिद्ध हुआ, इसके रूप को सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है, ये हमें विचारनी है। तो आज बिगिनिंग से, प्रारंभ से एक भी बात बिना छोड़े संपूर्णता से हम कुछ रूप सिद्धि के कदम चले और आने वाले व्याख्यान में हमें किन कदमों को चलना है उसकी चर्चा करके वर्ग पूरा करेंगे। वक्ता ने धातु पाठ में से एक धातु कहने की इच्छा की, गुपु रक्षणे। रक्षण अर्थ में गुपु शब्द है, तो उसने अपने मन में गुपु रक्षणे इस प्रकार की योजना रखी। अब रक्षण क्रिया को कहने के लिए उसने गुपु को अपने मन में रख दिया, तो वो उसी रूप में प्रयुक्त नहीं होगा, उसको हमें पद का रूप देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि सब्जी मंडी में से सब्जी खरीद करके लाए और तुरंत सब्जी हम नहीं बना सकते। सब्जी बनाने से पहले उसका कुछ संस्कार करना पड़ता है। इसी तरह से धातु पाठ में से आप धातु ले आए, पहले आपको धातु का कुछ संस्कार करना पड़ेगा। वो संस्कार कैसा है, तो देखिए, सबसे पहले गुपु इस शब्द अर्थात उपदेश में, उपदेश के पू इस भाग में वर्तमान दीर्घ ऊ को, दीर्घ ऊ की उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है। इस सूत्र को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। उपदेश में जो अनुनासिक अच उसकी इत संज्ञा होती है, तो गुपु रक्षणे ये धातु पाठ का सूत्र है, इसलिए उपदेश है। इस उपदेश में दीर्घ ऊ को अनुनासिक माना गया है। ये प्रतिज्ञा मात्र से अनुनासिक माना जाता है। उस अनुनासिक ऊ की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा के फल के रूप में तस्य लोपः से इत संज्ञक का लोप आदेश होता है और बाद में अदर्शनम लोपः अर्थात प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा है। इस प्रकार यहाँ पू के उकार की इत संज्ञा तथा लोप
अर्थात अदर्शन हो जाता है, अतः गुप यह स्थिति रहती है। तो देखिए, ये रिपीटेडली मैंने पिछले वर्ग में भी आपको कहा, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कई अध्येताओं को तो सिर में दर्द भी होने लगा होगा कि वारंवार क्यों कहा जाता है। पर ये हमारे हृदय में और मस्तिष्क में शिलालेख बन जाना चाहिए। इत संज्ञा, लोभ और अदर्शन, इसकी माला हर जगह पर जपनी पड़ेगी। आज भी इस छोटे से रूप सिद्धि प्रक्रिया के अंश में कितने बार आता है, इसकी आप ध्यान रखिएगा, इसका आप ध्यान रखिए। अब गुप बन गया। रक्षण अर्थात रक्षा करना, इस क्रिया के अर्थ में वर्तमान गुप इस क्रियावाचक शब्द की भुवादयो धातुः सूत्र से धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा के फल के रूप में गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय सूत्र आया, और इसने कहा कि गुपु धातु से आय प्रत्यय होता है। कोई अर्थ नहीं बताया, इसलिए गुपु के अर्थ में ही आय प्रत्यय हो गया। तो गुप धातु प्लस का निशान कर दिया हमने और उसके साथ जोड़ दिया आय। ये जो बॉक्स में लिखे हुए 2 यूनिट हैं, एकम है, इकाई है। गुप इस इकाई को प्रकृति कहते हैं और आय इस इकाई को प्रत्यय कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण क्या करता है, इस प्रश्न का एक उत्तर है, प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ने का विधि करता है। इसके लिए अष्टाध्यायी में तीसरा, चौथा और पांचवा 3 अध्याय लिखे गए। तो इस तरह से भी ये बात याद रखनी है। तो गुप धातु से आय प्रत्यय हो गया, तो स्थिति रही गुप प्लस आय। इस स्थिति में एक सूत्र आया जिसको हम पढ़ चुके हैं, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। ये कार्य प्रत्येक रूप सिद्धि में होंगे। आज हम एक रूप सिद्धि नहीं कर रहे हैं। जितनी भी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन की रूपावली है संस्कृत में, वो सारी रूपावली के रूप सिद्धि की प्रक्रिया आज हम कर रहे हैं। तो देखिए, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम सूत्र से आय प्रत्यय के पर में रहते गुप की अंग संज्ञा होती है। तो किसी भी प्रकृति से जब प्रत्यय आ जाएगा तो उस प्रत्यय के पर में रहते पूर्व की प्रकृति भाग की अंग संज्ञा होगी। तो आय प्रत्यय के पर में रहते गुप की अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा हुई तो उसके फल के रूप में अंगस्य, इस अधिकार के नीचे एक सूत्र आया, पुगंत लघुपदस्य च। अब देखिए, यहां क्या शंका होती है, अध्येता को यह प्रश्न होता है कि अय गुरुवर्य, जरा आप हमको ये तो बताओ कि अंगस्य इस अधिकार के नीचे तो सैकड़ों सूत्र हैं, आपको कैसे पता चल गया कि ये सूत्र आया? अर्थात अध्येता को पता नहीं चलता कि कौन सा सूत्र आएगा, अध्यापक को कैसे पता चल जाता है कि यही सूत्र आएगा? ये जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा का समाधान जब तक नहीं होता तब तक विद्यार्थी उदासीन रहता है, किम कर्तव्य विमूढ़ रहता है। इसका समाधान देने से पहले मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताना चाहता हूं। मैं अपनी आत्म प्रशंसा में बात नहीं कह रहा, पर हमारे इस वर्ग में कुछ
नवोदित अध्यापक भी जुड़े हुए हैं, कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनका अनुभव 5 वर्ष का है, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनका अनुभव 7 वर्ष का है। वो मेरे को इस प्रकार से वर्ग लेते हुए जब देखते हैं तो उनके मन में भी ये प्रश्न होता होगा कि गुरुजी के रूप में स्खलित रूप में कैसे पढ़ाते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। ऐसे ही किसी गोष्ठी में व्याख्यान देते समय भी, और मेरे पक्ष से आप देखेंगे तो भी मेरे मन में भी कभी कभी ये प्रश्न होता है कि जब मैं किसी बात को ठीक तरह से बोल सकता हूं, किसी विषय की अच्छी तरह से प्रस्तुति कर सकता हूं, तो मेरे एमए के छात्र, पीएचडी के छात्र क्यों नहीं कर पाते। ऐसा प्रश्न मेरे मन में भी होता है। इन दोनों प्रश्नों का समाधान इस प्रकार से है कि मैंने ज्यादा दीपावलियां देखी और हमारे विद्यार्थी समूह ने अभी कुछ कम दीपावलियां देखी है। अर्थात मुझ जैसे अध्यापक ने अंगस्य छठे अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र के नीचे दूसरा सूत्र पढ़ लिया, तीसरा सूत्र पढ़ लिया, चौथा सूत्र पढ़ लिया, सारे सूत्र पढ़ लिए। आप भी जब सारे सूत्र पढ़ लेंगे तब आपको भी अपने आप स्मरण आ जाएगा कि यहाँ पुगंत लघुपदस्य च सूत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि दूसरे सूत्र को पढ़ा, उसकी शर्तें यहां लागू नहीं होती। तीसरा सूत्र पढ़ा, शर्तें लागू नहीं होती। चौथा सूत्र पढ़ा, पांचवा सूत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते जब हम तीसरे अध्याय के सातवें अध्याय के तीसरे पाद के 86वें इस सूत्र तक पहुंचे, पुगंत लघुपदस्य च, तब हमको इस सूत्र के द्वारा जो शर्तें बताई गई हैं वो शर्तें लागू होती हुई दिखाई दी, और उन शर्तों के आधार पर इस सूत्र से किया गया विधि हमको प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे कि जब सारे सूत्र ही हमको पढ़ने हैं तो हम इस व्याख्यान माला में जुड़ करके क्या करेंगे। और आपने तो दावा किया है कि 84 घंटे में मैं अष्टाध्यायी को बताऊंगा। अभी 2 सूत्रों में एक व्याख्यान पूरा होता है, तो सवा पाद छठे अध्याय का चौथा पाद और पूरा 7वां अध्याय जिसमें 800-900 सूत्र हैं, वो कब पढ़ेंगे, कब पता चलेगा, निराशा दिखाई देती है। ऐसे मित्रों की सेवा में निवेदन है कि देखिए, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको मुझ अनुभवी अध्यापक की 2-3 बातें याद रखनी है। ये आपको दूसरी जगह पर लिखी हुई नहीं दिखाई देगी। आप इसमें जुड़े हैं, इसलिए आपका सौभाग्य है कि इस बातों को आप जान सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे। पहली बात जो आज हमको याद रखनी है कि अंग संज्ञा का कार्य तो हो गया, गुप से आय प्रत्यय हुआ, आय प्रत्यय के पर में रहते अंग संज्ञा का कार्य हो गया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अंग संज्ञा के फल के रूप में एक वृद्धि आदेश भी प्राप्त होगा अवसर आने पर, और गुण आदेश भी प्राप्त होगा। 2 बातें याद रखनी है आप। कौन कौन सी? वृद्धि आदेश और गुण आदेश। तो जब भी आप किसी धातु से कोई प्रत्यय लाएं
और उस प्रत्यय के पर में रहते पूर्व भाग की धातु की अंग संज्ञा हो जाए, तो कम से कम आपको ये याद रखना है कि अंग संज्ञा के बाद अंग संज्ञक में कहीं न कहीं कोई गुण होगा या तो वृद्धि होगी। इस विचार बीज के कारण आप छठे अध्याय के चौथे पाद में, सातवें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पाद में उन सूत्रों तक पहुंच जाएंगे जिन सूत्रों में गुण विधि किया गया है, गुण के आदेश का विधि कहा गया है और वृद्धि के आदेश का विधि कहा गया है। तो आपको आपकी निराशा दूर हो जानी चाहिए। आज जितने भी त्रिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया के प्रसंग हैं, उनमें हम आंखें बंद करके देख सकते हैं कि प्रत्यय के पर में रहते पूर्व भाग की अर्थात धातु की अंग संज्ञा हुई और जिसकी अंग संज्ञा हुई है उसमें यदि शर्तें लागू हो जाती हैं तो कहीं गुण होगा और कहीं वृद्धि होगी। अब कहाँ गुण होगा और कहाँ वृद्धि होगी, इसको हम धीरे धीरे 2-4 बार पढ़ेंगे और सातवें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, तब और दृढ़ता से पता चल जाएगा। पर अभी इस अवस्था में इतना तो हमको पता चल ही जाना चाहिए कि अंग संज्ञक में जिसकी अंग संज्ञा है उसमें गुण करना है या वृद्धि करनी। इसलिए मुझे ये पुगंत लघुपद से सूत्र याद आ गया। इस सूत्र का कहना है कि फुलगुप इस लघु पद अंग के स्थान में गुण आदेश होता है। इस सूत्र को आज आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं है ठीक तरह से, आज मैंने लिख दिया है, उसका अर्थ मैं संक्षेप से आपको बता रहा हूं, इसलिए इस सूत्र से आपका साक्षात्कार हो रहा है। और इस सूत्र से हुआ साक्षात्कार आपको अंग संज्ञा जिसकी हुई है उस गुप के एक स्वरूप का बोध करा रहा है कि गुप कैसा अंग है, लघुपद। ये लघुपद क्या है, लघु है उपधा में जिसकी आप लघु संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, उपधा संज्ञा भी पढ़ चुके हैं। जो ह्रस्व होता है वो लघु होता है और अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। तो उ लघु भी है और उपधा संज्ञक भी है। अब आपको और थोड़ा बोध हो गया होगा कि जब जब धातु से मैं कोई प्रत्यय ले आऊं और उस प्रत्यय के पर में रहते लघु पद अंग दिखाई देगा तो इस सूत्र को मुझे ले आना है और इस सूत्र से उस अंग को गुण आदेश करना है। जैसे मुद धातु में कहूं आपको, मुद, तो मुद में म में उ है, वो ह्रस्व है इसलिए लघु है। द अंतिम अल है, उससे पूर्व में उ है तो उ उपधा संज्ञक है। तो मुद धातु भी लघुपद हो गया। परंतु एध धातु जो है वो लघुपद नहीं है, क्योंकि ध के अंतिम अल है, उससे पहले ए है, उसकी उपधा संज्ञा है। पर ए संध्याक्षर होने से ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है। तो एध में इस सूत्र का स्मरण नहीं होगा, मुद में होगा, चुर में होगा। इस तरह से जो धातु लघुपद हैं उन सारे धातुओं के संदर्भ में इस सूत्र की स्मृति हो जाएगी। देखिए ये रहस्य है।
तो आज आपको सार्वत्रिक दृष्टि में ये याद रखना है कि जब जब धातु आपके सामने लघु पद आ जाए तब तब आपको इस सूत्र का स्मरण कर लेना है, भले आपने और दूसरे सूत्र नहीं पढ़े। बस अब ये ध्यान रखना है कि गुण शब्द के श्रवण के साथ ही हमें अदैंग गुण इस संज्ञा सूत्र का स्मरण कर लेना है। यह सूत्र कहता है कि अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो जब पुगंत लघु उपपद ने कहा कि लघु उपध को गुण होता है, तो गु में जो उ है उसको 3 आदेश प्राप्त हुए, अ ए ओ। अब तीनों तो एक साथ हो नहीं सकते, एक के स्थान में एक को ही बिठाना है। इसलिए जब जब गुण और वृद्धि की बात करेंगे तब तब आपको इसी तरह से इस बात का भी स्मरण रखना है। अब इन 3 में से कोई एक आदेश करना है। इस संदर्भ में क्या किया जाए, इसके समाधान के लिए अष्टाध्यायी में परिभाषा सूत्र उपदिष्ट है। एक परिभाषा सूत्र है स्थानेंतरतम, जिसे हम पढ़ चुके हैं। यह सूत्र कहता है कि किसी स्थान में आदेश करना होता है तो वहां स्थानी के साथ आदेश का मिलान करना होता है, और इस मिलान में जो अंतरतम अर्थात सादृश्यतम आदेश हो वही होता है। इसलिए उकार के स्थान में ओकार आदेश होगा। उ का उच्चारण स्थान और ओ का उच्चारण स्थान एक है। ई होता तो ए होता। अकंठ है, ए जो है वो तालव्य है। उ जो है वो कंठ भी नहीं है, तालव्य भी नहीं है। इसलिए उ का सादृश्यतम रूप ओ है तो ओ हो गया, तो बन गया गोप प्लस आय, गोपाय, यह बन गया। इस गोपाय में 2 समूह है, गोप धातु है और आय प्रत्यय है। अब इस समूह की आज हमने सनाद्यंता धातव सूत्र से धातु संज्ञा की। गोपाय की धातु संज्ञा होने पर धातु संज्ञा के फल के रूप में धातो हो इस अधिकार के नीचे कहे गए सारे विधि प्राप्त होंगे। इन विधियों में वक्ता ने विवक्षा की कि मुझे वर्तमान काल कहना है। गोपाय इस क्रियावाचक शब्द से वर्तमान काल कहना है। इस विवक्षा के आधार पर वर्तमान लट सूत्र आकर के आया और उसने कहा कि वर्तमान काल को कहने की इच्छा हो तो धातु से लट प्रत्यय होता है। इस सूत्र से गोपाय इस धातु से वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट प्रत्यय होता है। अब देखिए, ये जो 2 पंक्ति है वो सार्वत्रिक दृष्टि है। जिस जिसकी आपने धातु संज्ञा की, उस धातु संज्ञक शब्द से जब भी आपको वर्तमान काल कहने की विवक्षा होगी तब तब लट प्रत्यय होगा। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास 2000 धातुएं हैं, तो आज हम 2000 धातुओं को एक साथ मन में रख करके उन धातुओं से वर्तमान काल की विवक्षा रख करके एक साथ 2000 लट प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे कि भू प्लस लट, एद प्लस लट, पट प्लस लट, पच प्लस लट, क्री प्लस लट। ये सार्वत्रिक दृष्टि है जो पाणिनि हमको देते हैं। या ये ध्यान रखना है कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए उससे पर में प्रत्यय होता है, इसलिए गोपाय से पर में लट रखा। अब लट प्रत्यय होने पर यह स्थिति बन गई। अब फिर से इत संज्ञा, लोक और अदर्शन, तो केवल मतलब मैं लंबा नहीं खींचूंगा, इसको केवल पढ़ लेता हूं।
लट प्रत्यय के आने के पश्चात सर्व विधिभ्यो लोप विधि ही बलियान, इस न्याय के अनुसार लोप विधि करना होता है। जब जब हम कोई प्रत्यय लाएंगे, जब जब हम कोई आदेश करेंगे, जब जब हम कोई आगम करेंगे, तो दूसरा काम बाद में सबसे पहले देख लेना है कि यहां लोप विधि करना है कि नहीं करना। लोप विधि करना हो तो पहले इत संज्ञा, फिर लोप आदेश और फिर अदर्शन। तो यहां ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई, उपदेशे अज अनुनासिकित, इस सूत्र से ल में जो अ था उस वर्ण की संज्ञा हुई। दोनों इत संज्ञक वर्णों को तस्य लोप से लोप आदेश प्राप्त हुआ, और लोप आदेश का मतलब है अदर्शन करना, इसलिए ल के अ का भी अदर्शन कर दिया गया और ट का भी अदर्शन कर दिया गया। प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा है, इसलिए जब लोप आदेश होता है ऐसा कहा जाता है, तब लोप शब्द से प्रसक्त अर्थात दिखाई देने वाले अ और ट, इन दोनों वर्णों का अदर्शन कर दिया जाता है। तो अ का भी अदर्शन हो गया, ट का भी अदर्शन हो गया, तो क्या बाकी रहा? ल। इसलिए हमेशा याद रखना है कि पहले इत संज्ञा होती है, फिर इत संज्ञा के फल के रूप में लोप होता है, लोप आदेश होता है, और लोप का मतलब प्रसक्त वर्ण का आदर्शन कर दिया जाता है। प्रथम इत संज्ञा, इत संज्ञा के फल के रूप में लोप, लोपादेश, लोपादेश का मतलब आदर्शन, ये कार्य सभी जगह पर करने होंगे। तो ये तो वारंवार बता दिया आपको, अब आपके ध्यान में आ ही गया। उपर्युक्त रीति से इत संज्ञा, लोपादेश तथा आदर्शन होने पर गोपाय प्लस ल यह स्थिति बनी। अब इस स्थिति के बाद रूप सिद्धि प्रक्रिया का एक चरण शुरू होता है आगे का, इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। इस स्थिति में ल प्रत्यय के अर्थ के संदर्भ में एक विशेष व्यवस्था करनी होती है। इस व्यवस्था को करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। जितने भी वाक्य बनते हैं उस वाक्य को फ्रेम करने के लिए इस सूत्र की अनिवार्य रूप से उपस्थिति होती है। फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे, अभी सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ है कि सकर्मक धातु है तो लकार प्रत्यय कर्म तथा कर्ता अर्थ में होता है, और यदि धातु अकर्मक है तो भाव तथा कर्ता अर्थ में होता है। ये हमको चॉइस देता है सूत्र। आप नक्की करो कि आप जिस धातु से प्रत्यय लाए हो वो धातु सकर्मक है कि अकर्मक है। यदि सकर्मक है तो सकर्मक धातु से आप जो ल प्रत्यय लाए हैं वो या तो कर्म अर्थ में हो सकता है या कर्ता अर्थ में। आप इन दोनों में से एक चॉइस फिक्स करो। और यदि आप धातु अकर्मक लेके आए हैं और उस अकर्मक धातु से ल ले आए हैं, तो वह ल या तो भाव अर्थ में होगा या तो कर्म कर्ता अर्थ में होगा। इन दोनों में से एक अर्थ को पसंद करना है, एक अर्थ की विवक्षा करनी। प्रस्तुत में गोपाय यह सकर्मक धातु है, अतः इससे आया हुआ लट प्रत्यय, जिससे हम संक्षेप में लकार प्रत्यय कहेंगे, या तो कर्म अर्थ में होगा या तो कर्ता अर्थ में होगा। वक्ता को इन दो अर्थों में से किसी एक अर्थ में लकार प्रत्यय है ऐसी विवक्षा करनी होती है। आज हम वक्ता के रूप में इस लकार प्रत्यय को कर्ता अर्थ में निश्चित करते हैं और फिर रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं।
किसी दिन मौका होगा तो वक्ता के रूप में हम यहां लकार का अर्थ कर्म रखेंगे और कर्म की विवक्षा करके रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। पर आज हम ल का अर्थ करता है ऐसा निश्चय करके ऐसी विवक्षा करके आगे बढ़ेंगे। इतनी प्रक्रिया करने के बाद एक सूत्र आता है लस्य। इस अधिकार सूत्र के नीचे एक बड़ा सूत्र जिसका हमने अनेक बार पाठ किया है, ये भी महत्व का सूत्र है। प्रिप्तस्जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस् ताताम ज था साताम ध्वम इट वही मही। ये आदेश विधि करने वाला सूत्र है। ल को हटाओ और तिप वगैरह करो, ये इसका अर्थ है। तो सूत्रार्थ लिखा है लकार के स्थान में तिप तस जी सिप थस्थ मिप वस्मस त आताम ज थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये अष्टादश आदेश होते हैं। अब एक ल इसको हटाना है और 18 को बिठाना है, तो ये तो कैसे संभव होगा। इसलिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिस प्रक्रिया के आधार पर हम इन 18 में से एक की पसंदगी करेंगे। उस प्रक्रिया के बारे में वर्ग के उपसंहार करते समय मैं बात कहूंगा। उससे पहले एक और मूल्यवान बात आपकी सेवा में प्रस्तुत करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि अष्टाध्यायी का मतलब क्या है, एक प्रकृति, दूसरा प्रत्यय, तीसरा आदेश और चौथा आगम। इन चार में ही पाणिनि का व्याकरण शास्त्र पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ये बात मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के आधार पर आपको रूप सिद्धि प्रक्रिया में आराम से पथ का प्रदर्शन होता जाएगा। ये एक टॉर्च है जो मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। कौन सी? समग्र पाणिनीय व्याकरण में एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, एक आदेश है और एक आगम है। ये चार प्रकृति, प्रत्यय, आदेश, आगम एक प्रकार की टॉर्च है। जो टॉर्च हमारे हाथ में होगी तो उसके प्रकाश में रूप सिद्धि की प्रक्रिया का मार्ग हमको आसानी से मिलता रहेगा। इस टॉर्च का उपयोग कैसे करना है? तो पहली बात याद रखिए, प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ना है। ये पहला वेरी बिगिनिंग पॉइंट है। तो प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है? ये प्रकृति भाग में, सॉरी, ये प्रत्यय भाग है और गोपा ये प्रकृति भाग है। तो दोनों भागों में या तो आदेश करना है या फिर आगम करना है। बस इतना काम करेंगे तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो गोपाय इस प्रकृति से ल प्रत्यय लाए हम, एक कार्य पूरा हो गया। प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ दिया, प्रत्यय को जोड़ा तो प्रत्यय तो लट था। सब्जी मार्केट में से सब्जी खरीद करके लाए, उसको धोया, काटा, छीला, पकाने के लिए तैयार किया। उसी प्रकार से प्रत्यय में इत संज्ञा, लोप और अदर्शन करके हमने ल शेष रखा। ऐसे ही अन्यत्र प्रत्ययों में भी करना है। इसके बाद ल के स्थान में आदेश करने वाला एक सूत्र आ गया। तो प्रकृति के साथ प्रत्यय जुड़ गया तो प्रत्यय भाग में आदेश करने के लिए सूत्र आ गया। ऐसे ही कोई दूसरा सूत्र आएगा, तीसरा सूत्र आएगा। पर आपको ये याद रखना है कि प्रत्यय भाग में आदेश करने वाले कुछ सूत्र आएंगे और
आगम करने वाले कुछ सूत्र आएंगे। इसी तरह से गोपा या इस प्रकृति भाग में आदेश करने वाले कुछ सूत्र आएंगे और कुछ सूत्र आएंगे जो आगम का विधि करेंगे। तो 4 प्रकार के सूत्र आपको अब पढ़ने हैं। उनकी मदद से रूप सिद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कौन कौन से? प्रत्यय भाग में आदेश करने वाले और प्रत्यय भाग में आगम करने वाले, प्रकृति भाग में आदेश करने वाले और प्रकृति भाग में आगम करने वाले। ये छोटा सा प्रकाशक यंत्र आप अपने साथ रखेंगे तो आगे की रूप सिद्धि प्रक्रिया आपके लिए आसान बन जाएगी। तो ल को हटाना है और उसके स्थान पे 18 आदेश करने हैं। अब इस स्थिति में ध्यान रखना है कि स्थानी के रूप में ल प्रत्यय 1 है, जबकि आदेश के रूप में तिप आदि अष्टादश हैं। इनमें से कौन सा एक आदेश किया जाए यह विचारणीय होता है। इसके लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे पाणिनी व्याकरण परंपरा में तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया कहते हैं। संस्कृत भाषा में जितने भी तिगंत क्रियापद हैं उन सब की रूप सिद्धि प्रक्रिया में यह तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से करनी होती है। देखो ये सार्वत्रिक दृष्टि है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर से देख रहे हैं कि जितने भी संस्कृत भाषा में तिगंत क्रियापद हैं उन सारे तिगंत क्रियापदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में एक तिबुत्पत्ति नाम की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से करनी होती है। तो वर्ग की समाप्ति से पहले आने वाले वर्ग के विषय का प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक छोटी सी स्लाइड है। इस तिबुत्पत्ति की प्रक्रिया में क्रमशः षट् होता है, 6 का समूह होता है। पहला परस्मयी पद तथा आत्मनेपद संज्ञा, उसके बाद परस्मयी पद तथा आत्मनेपद विधि, एक संज्ञा एक विधि, एक संज्ञा एक विधि, एक संज्ञा एक विधि। परस्मयी पद और आत्मनेपद संज्ञा, परस्मयी पद और आत्मनेपद का विधि, पुरुष संज्ञा पुरुष का विधि, वचन संज्ञा वचन का विधि। सभी तिगंत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में ये षट्क होता ही है। अगले पाठ में हम इस पर विशेष विचार करेंगे, परंतु अभी मैं आपको भूतकाल में ले जाना चाहता हूं। आज तक हमने जितने व्याख्यान सुने उन व्याख्यानों में समय समय पर ये 6 बातें सीख करके आ गए हैं। परस्मयी पद संज्ञा किसकी होती है, आत्मनेपद संज्ञा किसकी होती है, परस्मयी पद कब होता है, आत्मनेपद कब होता है, पुरुष संज्ञा किसकी होती है और कौन सा पुरुष कब होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। वचन संज्ञा किसकी होती है और वचन विधि कब कहाँ होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये 6 शर्त तो हम पढ़ चुके हैं, केवल मात्र इतना बाकी है कि मनके के रूप में हम इसको पढ़ चुके हैं, उनके अंदर सूत्र डाल करके माला बनाना बाकी है। ये माला बनाने का कार्य हम आने वाले वर्ग में करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अब तक हमने जो धैर्य रख करके पाठों को सुनने का उपक्रम रखा है उसमें हमने किस किस प्रकार के ज्ञान राशि को अर्जित किया है। और तब आपको पता चलेगा कि मैं शुरुआत से आपको कहता रहा था कि आपकी कुछ समझ में ना आए तो चिंता मत करना, पर धैर्य न छोड़ना, आप इसमें बने रहना। आपको संस्कृत भाषा के सभी पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया आचार्य पाणिनि हस्तामलकवत आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो
इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए परसों फिर से मिलेंगे। पाठ को समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि। धन्यवाद।